चलो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इस पे हम लोग आज सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। बेसिक चीज़ें क्या क्या पार्ट है उस पे थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, इसके थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट समझना है, सुनना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट, मतलब अभी भी करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन वो एकदम एग्जाम्पल टाइप छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में ये, है ना। इसका नाम नाम के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझ लो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पहले हम लोग को ये समझना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ मतलब जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़, फोर्स, मास, है ना, टाइम, ये सारी चीज़ें। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर पाएँ, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग क्या कर पाएँ, मेजर कर पाएँ। मेजर कर पाते हैं तो वो फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हम लोग बोले मास, मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं 2 kg, 5 kg, 2 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेंथ, टाइम, टाइम को भी हम लोग मेजर कर पाते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग मेजर कर सकते हैं। मान लो हमने बोला पेन, पेन मतलब दर्द, उसको मेजर कर पाएंगे क्या? हम बता पाएंगे कितना दर्द हो रहा है? हम सिर्फ इतना बोलेंगे बहुत दर्द हो रहा है। अब बहुत मतलब कितना? किसी के लिए वो बहुत थोड़ा सा होगा, किसी के लिए बहुत वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वो हम लोग नहीं बता सकते। उसके लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं होगा कि इतना ही दर्द हो रहा है, उसके लिए कोई स्केल नहीं है। तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। लॉजिक समझ में आया? तो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। अब देखो, अब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होगा। तो मेजरमेंट का सिंपल सा मतलब है, एक वर्ड में हम लोग बोले तो ये क्या होता है, कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब क्या होगा, कंपैरिजन। आपको क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है। जब भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, हम जस्ट कंपेयर ही कर रहे हैं ना। मेजरमेंट मतलब क्या होगा, जस्ट कंपेयर करना। अब कंपेयर करने के लिए अकेले तो कंपेयर नहीं कर सकते किसी को भी, है ना। उसके लिए दो चीज़ें मस्ट हैं। एक तो हम लोग जिससे कंपेयर करने वाले हैं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे, और एक जिसको कंपेयर करने वाले हैं। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कंपेयर करेंगे और जिसको कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे और जिसको कंपेयर करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये मार्कर है और हमने बोला कि इस बोर्ड का लेंथ बताओ इस मार्कर से। ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड का लेंथ बताओ, और हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यही है, मार्कर। लॉजिक समझ में आया? हमें क्या करना है, इसका लेंथ बताना है। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ ये मार्कर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट मार्कर से वैसा मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ये 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, 15 मार्कर, मान लो आ गया 25 मार्कर। बोर्ड का लेंथ कितना आ गया, 25 मार्कर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 25 मार्कर, ये हमारा स्टैंडर्ड था। इसको हमने बेस मान लिया कि भाई इसी से मेजर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, और इसी का 25 टाइम्स इस बोर्ड का लेंथ है। सिंपल, ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ, इससे ही हम लोग मेजर कर रहे थे, इससे ही हम लोग कंपेयर कर रहे थे। और इसका 25 टाइम्स हमारा क्या है, ये बोर्ड का लेंथ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कंपेयर ही कर रहे हैं ना। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, इसका 25 टाइम्स मतलब 1 2 3 4 ऐसा हम लोग काउंट कर रहे हैं जस्ट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड, और इसका 25 टाइम्स क्या हो गया, हमारा ये लेंथ हो गया। तो हमने इससे कंपेयर कर लिया। तो जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हमने कंपेयर किया, ये मार्कर, ये हमारा क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। सिंपल, लॉजिक समझ में आया? मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन, और कंपेयर आप जिससे करने वाले हो, कोई एक आपका स्टैंडर्ड होगा। जैसे हमने यहाँ पे मार्कर को स्टैंडर्ड लिया, तो जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट बोल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, जिससे आप कंपेयर करने वाले हो। लॉजिक समझ में आया? और मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन, कोई एक ऐसा क्वांटिटी, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा जिससे आप कंपेयर करने वाले हो।
उसको क्या बोलेंगे, उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। क्लियर। और मेजरमेंट मतलब क्या होता है, जस्ट कंपैरिजन, सिंपल। तो कंपैरिजन के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जस्ट स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है ना। पहले के टाइम पे हम लोग ऐसे ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते थे, ऐसा ये यूज करते थे, ऐसे ये हाथ से ऐसे उंगलियां यूज करते थे हम लोग, इसको ऐसा, इसको 1 फीट अप्रोक्स बोलते हैं। फिर हम लोग ये इतना पार्ट यूज करते थे, हाथ हम लोग इतना पार्ट यूज किए, है ना। ये अप्रोक्स 1 मीटर होता है, अभी भी लोग कहीं कहीं पे मेजर करते हैं इससे ही, 1 मीटर बोले तो। कभी आप ऐसे जाओ, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं मेजर करना है तो आपको 1 मीटर बोल के इतना दे देंगे, कुछ भी। सपोज रस्सी लेना है, अब रस्सी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे ऐसे ही मेजर करके देंगे, हाँ भाई लो 1 मीटर हो गया, सिंपल। तो पहले लोकल प्लेसेस पे ऐसी ही सारी चीज़ें चल रही थी, जस्ट क्या किए, उसी चीज़ों से जस्ट कंपेयर कर रहे हैं जो लोकल वहाँ पे सब जगह चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग मतलब लेन देन स्टार्ट हुआ, लेन देन वो भी थोड़ा सा बाहर जाके लेन देन स्टार्ट हो गया, अपने गांव में घर पे नहीं, है ना। थोड़ा सा बाहर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, बिजनेसेस आए, तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। भाई एक किसी का स्टैंडर्ड दूसरे को मैच नहीं कर रहा है, उसको नहीं जम रहा है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर क्या किए, अब ऐसा तो अभी तो पर्टिकुलर एक जगह का स्टैंडर्ड दूसरे को नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे कंट्रीज को कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या किए, एक साथ बैठे, मीटिंग हुई बहुत सारे कंट्रीज के, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई ये कुछ ऐसा बना लो जो सबको समझ में आए। तो सबको समझ में आए मतलब ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ, ऐसे यूनिट्स बनाओ जो सबको समझ में आ जाए। मतलब अभी हम लोग बोलते हैं 1 kg, तो 1 kg अभी सबको समझ में आएगा, किसी भी कंट्री पे जाओ सबको समझ में आएगा। तो उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, उन्हीं को SI यूनिट्स बोल दिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। वो क्या है, SI यूनिट्स। तो वो सब डिस्कशन से हुआ। अभी हम लोग को 1 kg बोले तो 1 kg का प्रॉपर डेफिनेशन होगा, 1 मीटर बोले तो 1 मीटर का प्रॉपर डेफिनेशन होगा। प्रॉपर डेफिनेशन उसका एक कुछ रॉड 1 मीटर ऐसा बना के रख दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारे मीटर स्केल खत्म भी हो जाएंगे तो हमारे पास डेफिनेशन है, हम उससे क्या करेंगे, बना सकते हैं, सिंपल। तो ऐसे 7 क्वांटिटीज उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई इसका यूनिट ये होगा, इसका स्टैंडर्ड ये होगा, इसका स्टैंडर्ड ये होगा। क्लियर है। फिर 2 और बाद में लेके आए जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। जो 7 है वो फंडामेंटल है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो। 7 मतलब वो क्या है, वो फंडामेंटल है, मतलब उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। 2 कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके बाद बाकी जो आए, है ना, जैसे हम लोग बोले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, ये हमने डिराइव किया है, इनको क्या बोल दिया गया, डिराइव्ड यूनिट। मतलब उन बाकी 7 में से ये क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया। तो फंडामेंटल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, और बाकी जो आएंगे तो वो क्या होंगे, वो डिराइव्ड होंगे, सिंपल। अब कुछ चीजें और समझो यहाँ पे। एक तो होता है डायमेंशन, एक होता है डायमेंशन, फिर डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब ऐसा समझ लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ना। उनमें इंडिविजुअल देखे तो कितने पावर हैं उनके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। लॉजिक समझ में आया। किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कितने पावर, मतलब एक साथ लिख दे। एक्चुअली ये भी देखो तो अभी हम लोग सपोज फोर्स का लिए, तो फोर्स को देखेंगे तो इस पे मास है, लेंथ है, और टाइम टू द पावर -2 है। इनको इंडिविजुअल लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। मतलब किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास का पावर 1 होना चाहिए, लेंथ का पावर 1 होना चाहिए, और टाइम का पावर -2 होना चाहिए। तो इनको इंडिविजुअल हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग डायमेंशंस बोलेंगे। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो एक साथ लिख दो, MLT-2, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। इक्वेशन बोले तो इक्वेशन कब आएगा, जब बीच में इक्वल का साइन हो। इक्वल का साइन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी हम लोग बोल रहे हैं उसी क्वांटिटी को आप क्या करो, इसके इक्वल कर दो, किसके, डायमेंशनल फॉर्मूले के। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसको इक्वेशन बोल देंगे, MLT-2, ऐसा। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, सिंपल। तो अब
50% पार्ट इन्हीं का डिस्कशन होगा, डायमेंशनल का ही, डायमेंशनल एनालिसिस ही डिस्कशन होगा। उसमें कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे, है ना। 3 एप्लीकेशंस में क्या क्या, एक तो करेक्टनेस चेक करना है, फिर यूनिट कन्वर्जन है, और एक फॉर्मूला डिराइव करना, रिलेशंस डिराइव करना। ये 3 एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने हैं। क्लियर। तो अब ये जो हम लोग फंडामेंटल वाले बोल रहे थे डायमेंशंस, अभी सबके डायमेंशंस हम लोग सीख लेते थोड़ा सा, जस्ट बेसिक, है ना। कैसे आएगा, सबका अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। कैसे, जैसे मान लो हमने बोला एरिया, अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं तो वो एम एल टी या एम्पियर या जो भी हमारे पास फंडामेंटल है उनके टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी सारी क्वांटिटीज़ ये जो फंडामेंटल है इनके टर्म्स में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। तो अभी एरिया के लिए हम लोग क्या बोले, एरिया के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। तो लेंथ भी एल, ये लेंथ भी तो एल ही है ना, और ब्रेथ भी क्या होगा, ये भी एल ही होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एल एल स्क्वायर लिखेंगे इसको। हम लोग बोले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एल इंटू एल, मतलब एल क्यूब लिख सकते हैं। एल इंटू एल मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, वो तीनों ही डायमेंशंस क्या हैं, तीनों ही क्या है, तीनों ही लेंथ ही है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, एल क्यूब लिख दिए, सिंपल। कभी मान लो हम लोग को क्या लिखना पड़े, हम लोग को टाइम तो टी ही लिखेंगे, हमें वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी या स्पीड या सबके लिए सेम ही रहेगा। अब किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो सबका सेम ही आएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या करना है, हमें जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद है आपको तो डायमेंशंस आप ऑलरेडी बना सकते हो। देखो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ, ये तो डिस्टेंस ही है, और टाइम को टी, मतलब ये क्या बन जाएगा, एल टी पावर -1, ये वेलोसिटी हो गया। स्पीड का भी सेम होगा। एक्सेलरेशन, इसका क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपने ऑलरेडी लिख रखा है, अभी लिखा है जस्ट LT-1 और टाइम का t, तो ये क्या बन जाएगा, LT पावर -2। जो क्वांटिटी नहीं है, अभी सपोज m नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, m पावर 0, सिंपल है। जो है उसको हमने लिख दिया, जो नहीं है उसका मतलब वहाँ पे m है नहीं, तो m पावर 0 हो गया। मतलब ये क्या, अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इसका मतलब क्या, m पावर 0, l पावर 1, t पावर -2। तो किसी का पावर 0 होता है तो वो 1 ही होता है ना, इसके लिए हम लोग lt पावर -2 लिख दिया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसा भी लिखेंगे, m नहीं है, 0 है पावर, तब भी हम लोग लिखेंगे। जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहाँ पे हमें समझने के लिए लिखना पड़ेगा। सिंपल, समझ आया ये इस पर कोई डाउट है। और किसी भी क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है, किसी भी डायमेंशंस आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट उसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। फॉर्मूला आता है मतलब ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आप नहीं बना पाओगे। क्लियर है, समझा। अब हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा, कौन सा इक्वेशन रॉन्ग होगा, वो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन LHS should be equal to dimension of each term in RHS। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, इक्वल या सेम हो, दोनों चीज़ें वही है ना। सारे टर्म्स का LHS पे देखो और RHS में, LHS और RHS दोनों साइड सारे टर्म्स का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल बोलो या सेम बोलो वही है, ठीक है। सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन करेक्ट है। सेम नहीं है मतलब इक्वेशन क्या हो गया हमारा, कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्लियर। अब जैसे देखते हैं एक छोटा सा इक्वेशन, हमने लिखा v = u + at।
तो LHS में ये है, तो V का पहले देख लो, V का क्या होता है, V का भी हमने सीखा LT पावर -1। V का यदि हम लोग डायमेंशंस बोले तो क्या आया, LT पावर -1। फिर यदि हम लोग इधर देखते हैं तो U का देखो, U का क्या, U भी तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसी भी टाइप का हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, कोई सा भी वेलोसिटी हो, डायमेंशंस तो वही रहेंगे। तो हमने इसका भी लिख दिया क्या, LT पावर -1। अब AT है दूसरा टर्म, तो A क्या, A मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा इसका होता है LT पावर -2, और हमारे पास ये T भी है तो हमने T से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका पावर 1 है ना, तो -2 + 1, -2 + 1 विल बी वॉट, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, LT पावर -1। अब LHS में देखो, यहाँ भी LT पावर -1 है, एक ही टर्म था। इधर पे दो टर्म्स है, एक ये हो गया U और दूसरा क्या है AT। जितने प्लस माइनस रहेंगे उससे एक ज़्यादा टर्म रहेगा, तो यहाँ पे एक ही प्लस माइनस है, एक प्लस है ये, तो इधर साइड कितने, 2 टर्म्स है, एक ये टर्म हो गया और एक ये हो गया। LHS साइड तो एक ही है सिंगल, तो इसका डायमेंशन LT पावर -1, इसका LT पावर -1, इसका LT पावर -1। तो सिंपल सा फंडा है, जितने भी टर्म्स आपको दिख जाए LHS में हो या RHS में हो या कहीं भी हो, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम डायमेंशन है, मतलब कि इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं, S = UT + हाफ AT²। ये हम लोग बहुत पढ़े हैं इक्वेशन, तो देखते हैं ये सही है या नहीं। अब LHS में देखेंगे तो S है, और ये क्या होगा, ये तो हमारा लेंथ ही है, और लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे ऐसा। फिर दूसरा इस पे देखेंगे तो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा वाला टर्म हो गया। तो UT का देखेंगे हम लोग, U मतलब क्या, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे, तो वेलोसिटी है कोई सा भी हो, इसका क्या आएगा, LT पावर -1, सिंपल इसका लिखे। और T क्या, T का हम लोग T लिखेंगे, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर -1, -1 + 1 मतलब कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा, L बचा। फिर ऐसे ही हम लोग किसका लिखें, इस वाले टर्म का, तो ये जो हाफ है, हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका वो तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, AT²। तो A का क्या होता है, LT पावर -2, और हमारे पास T² है, तो हमने क्या कर दिया, T² कर दिया। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों खत्म होंगे तो क्या आएगा, L आएगा। इसका ये LHS है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये LHS है, और इधर पे क्या है, ये RHS। तो LHS पे डायमेंशन देखो L आया, और RHS में दो टर्म्स हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, दोनों का डायमेंशन L, और इसका भी क्या आया, L आया। तो सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये इक्वेशन कैसा है, ये करेक्ट है। क्लियर है, ये समझ आया, ये समझा। अब देखो इसी के साथ एक और, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। हटाऊं ना इसको, देखो एक हम लोग और समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजीनियस समझ लो, होमोजीनियस से होमोजेनिटी बना। होमोजीनियस मतलब क्या, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई सिरप लिए, तो सिरप में हम लोग देखेंगे तो जो कंटेंट होगा, जो उसका, यदि हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो हर जगह जो टेस्ट होगा वो हर जगह सेम रहेगा। आप सिरप की बोतल लिए तो ऊपर से एक चम्मच लोगे, या बीच में से लो, या नीचे में से लो, सब जगह उसका टेस्ट वैसा ही रहेगा। जो कंटेंट है वो हर जगह सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और मिलेगा नीचे कुछ और मिलेगा। या ऐसा समझ लो कि हमने ग्लास में क्या ले लिया, नमक डाल दिया 1 चम्मच, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद 1 चम्मच सॉल्यूशन आप कहीं से लो, आप टॉप से ले लो, या आप सेंटर से लो, या आप नीचे से लो, सब जगह टेस्ट वही आएगा, हर जगह वही रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, सब हर जगह टेस्ट वैसा ही रहे, हर जगह एक जैसा रहे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका मतलब क्या, दो क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हम लोग तभी कर सकते हैं जब सारे टर्म्स का डायमेंशंस कैसा हो, सेम हो। इसका मतलब क्या, टू टर्म्स, कोई भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट तभी कर सकते हैं जब सारे टर्म्स का
डायमेंशंस कैसा हो, सेम होना चाहिए। सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हो। डायमेंशन सेम नहीं है तो फिर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इक्वेट भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल है। अब देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें बोला f इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपको बोलेंगे a और b का आप क्या बताओ, डायमेंशन बताओ, a और b का क्या वैल्यू आएगा। तो f मतलब क्या है, f मतलब यहाँ पे f मतलब लिख लो ये फोर्स है, और t फॉर टाइम। a और b क्या है, a और b कांस्टेंट है, यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट। आपको लिख दिया फाइंड वैल्यू बोलो या डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो कैसे लिखोगे, कैसे देखोगे। अब देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस या माइनस हम लोग तभी कर सकते हैं जब सबका डायमेंशन सेम हो। तो इस वाले टर्म का डायमेंशन और इस वाले टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर हमने ये भी बोला कि इक्वेट भी तभी करेंगे जब सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम हो। मतलब इसको यदि हम लोग इससे इक्वेट कर रहे हैं, एफ से इक्वेट कर रहे हैं ए टी को, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा एफ इक्वल टू ए टी, ऐसा होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और ये हमारे पास ए, और टी का डायमेंशन क्या हो गया, टी हो गया। हमें ए चाहिए, ए चाहिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एम एल टी माइनस टू पहले से है, और टी हमारा ये इधर गया, इधर मल्टीप्लिकेशन था उधर जाएगा तो क्या हो गया, डिवीजन आया। तो ये टी का पावर वन, अभी नीचे में वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। मतलब कैसा कैसा आ जाना चाहिए, एम एल टी पावर माइनस थ्री। सिंपल, नीचे वन है ऊपर गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस टू माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री हो गया। ऐसे ही बी का देखेंगे तो क्या आएगा, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो एफ मतलब क्या, एम एल टी माइनस टू, और बी ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू अगेन एम एल टी माइनस टू, और इधर पे क्या, ये टी स्क्वायर इधर आया नीचे, तो अभी ऐसा होगा ना, एम एल टी पावर माइनस टू इंटू टी पावर माइनस टू, ये ऊपर गया तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, अभी क्या आएगा, एम एल टी पावर माइनस फोर। ये हमारा क्या आएगा, बी का। सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब दो क्वांटिटीज़ को, दो डायमेंशंस, हम दो क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट तभी कर पाएंगे जब सारे टर्म्स का डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। जिन टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल। मतलब ये उसी एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट देखें, हटाओ इसको। चलो दूसरा देखो, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। SI टू आप चले गए CGS में, CGS टू SI पे आ गए, या और किसी भी सिस्टम पे आपको कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। उसको हम लोग शॉर्टकट में बोल दिए यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे हमें बोला गया 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, आपको ऐसा बोला, SI टू CGS में जाना है। तो एक फॉर्मूला होता है N1U1 इक्वल टू N2U2। N मतलब नंबर होता है, N मतलब नंबर जो सामने लिखा होता है, हमने बोला 2 kg, तो 2 हमारा क्या हो गया, N का वैल्यू हो गया। तो ये जो N होता है ना, NU, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट बोले तो N प्रोपोर्शनल टू 1/U, ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसको यदि आप बढ़ाओगे तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और दोनों को यदि हम लोग कंबाइंड देखें तो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। जैसे मान लो हमने लिखा 1 kg, तो 1 kg आप बोलो, या उसी को हम लोग 1000 ग्राम बोल सकते हैं। तो 1 kg और 1000 ग्राम दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है ना। तो यदि हम लोग 1 बोल रहे हैं, 1 नंबर छोटा है तो इधर kg बोल रहे हैं, यूनिट बड़ा है। और यदि हम लोग 1000 बोल रहे हैं तो 1000 क्या, नंबर बढ़ गया है तो यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसको डिक्रीज होना पड़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो यूनिट कम होना पड़ेगा, यूनिट बढ़ेगा तो फिर नंबर्स को क्या होना पड़ेगा,
कम होना पड़ेगा। एक बढ़ाओ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सिंपल। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2, सिंपल है। अब जूल किसका यूनिट है, जूल है किसका, एनर्जी का यूनिट है। वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, सब एक ही जैसे होते हैं। तो यदि हम लोग इसका डायमेंशन, पहले डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ML2T⁻²। ये हमारा क्या है, वर्क डन। और इसी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ML2T-2। तो हमें अब यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, N1U1 इक्वल टू N2U2। हम लोग इधर सपोज ऐसा लिख देते, ये SI है और ये इस साइड क्या है, इस साइड पे CGS है। ये SI हो गया और इधर पे CGS। तो SI पे जो हमारा यूनिट है, जो नंबर है वो क्या है, वो 1 है। तो हमने क्या बोल दिया, N1 इक्वल टू वॉट, 1। और U1 कितना, U1 हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हमें प्रॉपर ये डायमेंशंस रख देने हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ML2T⁻², ऐसा हमने लिख दिया। ये SI साइड है। आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख लो 1 1 1, आपने इस साइड लिख दिया। इक्वल टू N2 हमें नहीं पता तो हमने x लिख दिया, कितने टाइम्स है वो हमें नहीं पता, कितना नंबर है। और U2 इसको भी आप वैसा ही लिख दो, ML2T⁻²। लेकिन ये सब किसके लिए है, 2 के लिए। तो x का वैल्यू निकालना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अभी ये पूरा का पूरा पार्ट इधर चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू M1L1⁻², T1⁻²। और नीचे पे क्या आएगा, M2L2⁻², T2⁻², ऐसा कुछ हो जाएगा। या इनको हम लोग क्या करें, इनको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं M1/M2 होल पावर कितना, होल पावर 1। इस पे पावर 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है। ऐसा भी लिख सकते हैं L1/L2 होल पावर 2। और फिर नेक्स्ट T1/T2 होल पावर -2। अब जो 1 वाले हैं, ये 1 वाले हैं, ये क्या है, ये SI है ना। ये 1 वाले क्या है, ये SI है। तो मास में हम लोग क्या लिखेंगे, मास में हम लोग 1 kg लिखेंगे। हमने ऐसा लिख दिया 1 kg। और इधर पे क्या लिख दिया, ग्राम, और उसका पावर 1 लिखा। यहाँ पे लेंथ में हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ में मीटर लिखेंगे। लेंथ में हमने क्या लिखा, मीटर। और नीचे क्या लिखा हमने, सेंटीमीटर। और इसका पावर 2 है। इसके लिए तो हम लोग सेकेंड ही लिखेंगे दोनों साइड, क्योंकि CGS में और SI पे सेकेंड ही होता है। इसका पावर हमने कितना लिख दिया, -2। अब देखो, अभी इनको हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटीज होना चाहिए, सेम वैसा ही होना चाहिए। अभी ऊपर kg है, नीचे ग्राम है, तो हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास ग्राम है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 100 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। और सेंटीमीटर तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इसका पावर 2 है, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। और सेकेंड तो यहाँ से भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका 1 ही रहेगा, 1 पावर -2, ऐसा लिख दूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 10⁻³ आ गया, 30 मतलब 10⁻³ और यहाँ पे देखो 10⁻² है और उसका पावर 2 है, 10⁻² और उसका पावर कितना, 2। तो ये कुछ ऐसा आएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻4 मतलब क्या हो गया, 10⁻7। ये x का वैल्यू है। तो हमने क्या बोला, x टाइम्स है ना, कितने टाइम्स है, तो x टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आया, 10⁻7। तो अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया, यूनिट कन्वर्जन। जस्ट आया और आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है, समझाइए। थर्ड है टू डिराइव फॉर्मूला, या बोलो रिलेशन, या तो एक्सप्रेशन डिराइव करो, या तो फॉर्मूला डिराइव करो, या तो रिलेशन डिराइव करो। सब सेम ही है, फॉर्मूला, रिलेशन या एक्सप्रेशन। तो इस पे क्या, इस पे आपको सिंपल क्वांटिटीज देंगे आपको। जैसे एक बहुत एकदम सिंपल सा लेता हूं मैं। सपोज आपको बोला जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास
एंड एक्सेलरेशन। आपको बोलता है डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स। सिंपल। आपको क्या बोला, जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल पहले देखना है फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। तो मास टू द पावर ए लिख दो, या तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, एम टू द पावर एक्स। हमें पावर कितनी है वो अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स। कितने पावर अभी हमें नहीं पता। फिर दूसरा हम लोग लिख रहे हैं फोर्स कितना होगा पावर इसका, एक्सेलरेशन का पावर वाई। अभी हम लोग को उसका भी पावर नहीं पता, तो एक साथ लिखोगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम पावर एक्स ए पावर वाई। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और कहीं कहीं पे हम लोग 1 यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लेना है। ये m टू दी पावर x हो गया, a टू दी पावर y। यहाँ पे k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू 1। तो हम लोग ऐसा ही रखेंगे, f इक्वल टू m टू दी पावर x और a टू दी पावर y। अब क्या करना है, अभी हमें सारे जो भी टर्म्स हैं, जितने भी हमें क्वांटिटीज हैं, सबका क्या करना है, सबका डायमेंशन लिखना है। तो f का डायमेंशन बोले तो f का क्या, f का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन आपको नहीं आएगा तो ये वाले क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। सिंपल। फिर m का बोले तो m तो मास है तो इसका m ही रहेगा, और एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, एल टी पावर -2। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या, f का है एम एल टी पावर -2 इक्वल टू, m का देखेंगे तो ये m है, इधर देखेंगे a का तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -2। अब यहाँ से देखेंगे तो m एल टी पावर -2 है, इधर भी क्या है, m एल टी पावर -2। यहाँ से देखो m का इधर, सॉरी इधर पे क्या है, इधर पे x है और इधर पे क्या था, इधर पे y था। तो m का क्या हो जाएगा, m का पावर x हो गया, l का पावर y हो गया और t का पावर -2y हो गया। इधर तो इसका 1 है, इसका 1 है। अब यहाँ से देखो इधर पे अभी हम लोग इक्वेट करते हैं, है ना, ऑन इक्वेटिंग LHS एंड RHS, इनको इक्वेट करेंगे तो इधर से देखें कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग की जगह कंपेरिजन लिख लो, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हम लोग m का देख रहे हैं, m का पावर बेस सेम है तो क्या होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए। तो इधर कितना, x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे y इक्वल टू देखें तो कितना आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा l का कंपेयर करेंगे तो। और यदि हम लोग इसका देखें t का, तो t की जगह पे यहाँ पे क्या है, -2y इक्वल टू -2। इधर से भी आप देखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे जो लिख रखा था m टू द पावर x a टू द पावर y, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 1। तो हमने क्या लिखा, f इक्वल टू मास पावर 1 एक्सेलरेशन पावर 1। मतलब ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल ही है, हम लोग बहुत पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। तो जस्ट ये मेथड है, पूरा का पूरा चैप्टर ही मेथड बेस्ड है। यदि आपको मेथड आता है, मेथड मतलब यही, हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ लिए, उनका क्या क्या प्रोसीजर है आपको वो आता है तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे। और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है आपको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डायमेंशंस, फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आते हैं तो फिर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं जो आपसे नहीं होगा।